बच्चों, हम तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और हमने इसके 7 वीडियो बनाए थे। पिछले वीडियो में जो कि भाग 8 था, उसमें वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर को हमने जाना था। आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, यानी कि जो भाग 9 है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और इसमें हम निबंधात्मक प्रश्नों का जवाब और मानचित्र कौशल संबंधी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, कभी भी क्वेश्चन आंसर करते समय आप याद रखिए कि जो पिछले वीडियो है जिसमें हमने चैप्टर को समझा था, उसे बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो बच्चों, उठा लीजिए अपना पेन, नोटबुक, बुक और साथ में एटलस भी, ताकि आप मेरे साथ साथ प्रश्नों को हल करते रहें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो प्रश्न है वो ये कहता है कि यहाँ पर कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं और वो झीलें कैसी है? कुछ तो है प्राकृतिक निर्मित और कुछ है मानव निर्मित, और इन दोनों में हमें डिफरेंस करना है कि कौन सी झीलें हैं जो नेचर ने बनाई है और कौन सी झीलें हैं जो ह्यूमन ने बनाई है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी झीलों के नाम हैं, लेकिन आपको ये बहुत इजी लगेगा क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। देखिए बच्चों, जो वुलर झील है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये प्रकृति निर्मित झील है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रकृति निर्मित, यानी हम यहाँ पर एन लिख देते हैं। एन मतलब नेचर। जो दूसरा नाम आ रहा है वो है डल झील, और डल झील भी कैसी है? प्रकृति निर्मित झील है। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया? एन लिख दिया। अगला नाम आता है, अच्छा डल झील कहाँ पर स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी प्रकार ये देखिए नैनीताल। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। ये देखिए बच्चों, ये उत्तराखंड राज्य है और यहाँ पर नैनीताल है, और नैनीताल भी प्रकृति निर्मित ही झील है। अगली झील की बात करते हैं, भीमताल। और भीमताल भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। देखते हैं इसकी लोकेशन को। ये रहा भीमताल और ये वुलर झील और यहीं पर है डल झील भी। तो हमने 4 जो झीलें हैं इनकी लोकेशन को देख लिया और क्या समझा कि ये चारों की चारों जो झीलें हैं ये कैसी है? नेचर बिल्ड है, यानी कि प्रकृति निर्मित झीलें हैं ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये गोविंद सागर। अब ये गोविंद सागर झील जो कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से इसका निर्माण हुआ है सतलुज नदी पर, और ये रहा गोविंद सागर। इसे एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, जूम करते हैं इसको। ये देखिए गोविंद सागर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोविंद सागर मानव निर्मित झील है, और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? एच, यानी ह्यूमन बिल्ट लेक्स। अगला नाम आता है लोकताक। लोकताक झील कहाँ है? मणिपुर में है, और यहाँ पर है ये मणिपुर में, और ये भी प्रकृति निर्मित ही झील है। और हम क्या करें? इनकी कैटेगरी को अलग अलग कर रहे हैं। अगला नाम आता है बच्चों बड़ा पानी या फिर बारा पानी, और ये कहाँ है? मेघालय में है, और मेघालय के अंदर इसे उमियाम भी कहते हैं, और ये भी नेचर बिल्ड ही है, यानी कि प्रकृति निर्मित झील है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? नेचर, यानी कि एन, और यहाँ लोकताक में भी हम क्या लिख देंगे? एन। अगला नाम आता है चिल्का झील का। चिल्का झील तो आपको अवश्य याद होगी। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा के अंदर है। ये देखिए बच्चों, चिल्का झील ओडिशा राज्य के तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी में इसका ये देखिए आपको क्षेत्र दिखाई देगा, और ये भी प्रकृति निर्मित ही झील है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? एन। इसकी हम अलग से सूची बनाएंगे। ये देखिए सांभर झील। सांभर झील भी कैसी झील है? प्रकृति निर्मित झील है, इसलिए हम यहाँ पर एन लिख देते हैं, और इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं मानचित्र में। ये देखिए सांभर झील की स्थिति राजस्थान राज्य में। अगली झील के बारे में देखते हैं, राणा प्रताप सागर। ये कहाँ है बच्चों? चंबल नदी पर निर्मित जो डैम है उसके कारण इसका निर्माण हुआ है। ये देखिए राणा प्रताप सागर। तो जब डैम से इस झील का निर्माण हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये मानव निर्मित झील है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एच, यानी कि ह्यूमन बिल्ट। अगला नाम आता है निजाम सागर का। निजाम सागर कहाँ है? दक्षिण भारत में मांजरी नदी के ऊपर स्थित है, और यह भी बांध के निर्मित होने से ही बनी है। आप इसकी लोकेशन देखिए बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये रहा
आपका निज़ाम सागर बांध यानी कि तेलंगाना राज्य में है, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एच यानी मानव निर्मित। आगे बात करते हैं हम पुलिकट झील की। पुलिकट झील भी कैसी है, एक लेगून है, और इसकी स्थिति कहाँ है, ये देखिए बच्चों, तमिलनाडु में ये रहा। और ये कैसी झील है, प्रकृति निर्मित झील है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर पुलिकट के सामने भी हम एन लिख देंगे। नागार्जुन सागर, यह भी एक बांध पर निर्मित झील है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एच। ये रहा आपका नागार्जुन सागर बांध। अगली बात करते हैं बच्चों, ये देखिए हीराकुंड। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है, और ये कहाँ पर स्थित है, महानदी पर स्थित है, और यहाँ पर डैम बनने के कारण इसका निर्माण हुआ है, इसलिए हीराकुंड भी क्या है, मानव निर्मित झील है, और हम यहाँ पर एच लिख देंगे। तो बच्चों आप एक टेबल बनाइए जिसमें क्या करेंगे, आप एक तरफ प्राकृतिक निर्मित और दूसरी तरफ मानव निर्मित झीलों के नाम लिखेंगे। तो बच्चों टेबल मैंने बना ली है आपके लिए, और आप मेरे साथ साथ उसे लिखते रहिए। ये देखिए बच्चों, ये है प्राकृतिक झीलें और ये है मानव निर्मित झीलें। प्राकृतिक झीलों में हमने नाम लिखे हैं वूलर झील, डल झील, नैनीताल, भीमताल, लोकताक, बड़ा पानी, चिल्का, सांभर और पुलिकट। उसी प्रकार जो मानव निर्मित झीलें हैं वो है गुरु गोविंद सागर, जो कि सतलज नदी पर है, और भाखड़ा नांगल बांध बनने के कारण इसका निर्माण हुआ है, और इससे हमें जल विद्युत की भी प्राप्ति होती है। अगला नाम आता है राणा प्रताप सागर का, जो कि चंबल नदी पर स्थित है, कौन से राज्य में, राजस्थान राज्य में। इसी प्रकार निज़ाम सागर मंजीरा नदी पर है, तेलंगाना राज्य में। उसी प्रकार नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर, और हीराकुंड है महानदी पर। तो बच्चों ये तो थी मानव निर्मित झील, यानी मनुष्य ने इनका निर्माण किया, और ये थी प्राकृतिक झीलें, यानी प्रकृति ने इनका निर्माण किया, और हमने इसका क्या किया, श्रेणीकरण किया, कैटेगराइजेशन किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है, हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ होती है वो कैसी होती है, 12मासी नदियाँ होती है, यानी उनमें वर्ष पर्यंत जल की मात्रा होती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं उनमें वर्षा ऋतु के समय जल की मात्रा अधिक होती है, और गर्मियों के मौसम में उनमें जल की मात्रा कम हो जाती है। उसी प्रकार हिमालयी नदियों की लंबाई अधिक होती है और प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। अगला अंतर, हिमालय की नदियाँ बड़े डेल्टा बनाती है और प्रायद्वीप की नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती है। अगला अंतर देखें हम तो हिमालय की नदियाँ कैसी होती है, नवीन है, यानी उनकी आयु अधिक नहीं है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही कठोर क्षेत्रों से होकर भी बहती है। हिमालय की नदियाँ अपनी युवा अवस्था से गुजर रही है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था से गुजर रही है। मैंने आपको बताया था कि नदियों की भी अवस्थाएं होती है, जैसे हमारे जीवन की अवस्थाएं होती है, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। वैसे ही नदियों की भी अवस्थाएं होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो जो हिमालय की नदियां हैं वो तो युवावस्था के दौर से गुजर रही है, और प्रायद्वीप की नदियां प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था की दौर से गुजर रही है। तो बच्चों आप अपनी पेन और नोटबुक रेडी कर लीजिए और इसका उत्तर भी लिख लीजिए। ये बच्चों देखिए, आप जो हिमालय की नदियां हैं और प्रायद्वीप की नदियों के बीच के अंतर को हम स्पष्ट कर रहे हैं। जो हिमालय की नदियां हैं वो कैसी होती है, 12मासी, यानी 12 महीने वर्ष पर्यंत इनमें जल की मात्रा होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी नदियाँ होती है, इनमें 12 महीने जल नहीं रहता है। अच्छा, 12 महीने जल क्यों रहता है हिमालय की नदियों में? ऐसा इसलिए बच्चों, जब गर्मी की ऋतु में मानसून के कारण हमें जल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो जो बर्फ़ के जो ग्लेशियर हैं, हिमालय की जो नदियाँ हैं वो क्या करती है, इन बर्फ़ के ग्लेशियर से अपना जल प्राप्त करती है। तो मानसून के समय तो इन्हें मानसून से जल मिल जाएगा, और गर्मी के समय में इन ग्लेशियर से पिघलने वाले जो बर्फ़ हैं
इनसे इनको जल की प्राप्ति हो जाएगी। तो लिखेंगे इसका उत्तर, इनमें वर्ष पर्यंत पानी बना रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के साथ साथ पिघलती बर्फ से भी जल मिल जाता है। और बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि बारिश आने से पहले ही हिमालय की नदियों में जल का स्तर ऊंचा हो जाता है। कारण क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो ग्लेशियर से बर्फ पिघल कर नदियों में आती रहती है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती है? मौसमी होती है और इनका प्रवाह वर्षा पर ही निर्भर करता है। अगला अंतर देखेंगे हम, हिमालय की जो नदियाँ हैं इनकी लंबाई अधिक होती है, ये देखिए, और इसी प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कैसी होती है? कम होती है। अगला अंतर करते हैं, जो हिमालय की नदियां हैं वो अपने प्रारंभिक मार्ग में से अपरदन कार्य को सक्रियता से करती है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि वो अपनी युवा अवस्था से गुजर रही है। फलतः अपने साथ में बड़ी मात्रा में गाद और तलछट बहाकर लाती है। और आपको पता है, जब हिमालय की नदियों में बाढ़ आएगी तो इस गाद और तलछट से जो कृषि की भूमि है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे, जो प्रायद्वीप की नदियाँ हैं यहाँ पर धीमे ढलानों के कारण इनकी अपरदन क्षमता अपेक्षाकृत धीमी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले अंतर को देखते हैं। जो हिमालय की नदियाँ हैं ये मैंने आपको बताया था युवा अवस्था से गुजर रही है, इसलिए मध्य और निचले प्रवाह मार्ग में नदियाँ गुथी हुई धाराएं, गुथी हुई मतलब गुम्फित। हमने क्या देखा था, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें कितनी ज़्यादा गाद की मात्रा है और किस प्रकार से वो गुम्फित यानी बीच बीच में नदी द्वीप विकसित हो जाते हैं इस प्रकार से। तो जब नदियों में नदी द्वीप विकसित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गुथी हुई या फिर गुम्फित धारा। टेढ़े मेढ़े आकार के साथ में यानी विसर्पाकार बहती है और गोखुर झील जैसे अन्य निक्षेपित भू लक्षणों का निर्माण करती है। उस प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ठोस चट्टानी तल और गाद तथा तलछट के अभाव के कारण किसी महत्वपूर्ण टेढ़ी मेढ़ी स्थलाकृति को नहीं दर्शाती है। नर्मदा और ताप्ती की तो बात आप जानते हैं कि वो दोनों भ्रंश घाटियों में बहती है, कठोर चट्टानी क्षेत्रों से बहती है, इसलिए वहाँ पर ऐसी विसर्प जैसी आकृति का निर्माण नहीं होता है। जो हिमालयी नदियाँ हैं वो विस्तृत डेल्टा बनाती है यानी कि बड़े डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी प्रकार जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा कैसे होते हैं? अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, यानी डेल्टा तो बनाती है ये नदियाँ लेकिन छोटे। इसकी जो मुख्य नदियाँ हैं उनमें है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसी प्रकार प्रायद्वीप में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी मुख्य नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। अब आपको पता है कि जो पश्चिमी घाट है वो क्या कर रहा है? इन नदियों को विभाजित कर रहा है, साथ ही सतपुड़ा और विंध्याचल भी। तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। यानी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में कौन सी नदियां हैं? जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, है ना? बंगाल की खाड़ी में अपना ये जल गिराएगी। उसी प्रकार जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो देख लेते हैं इनके अंतर को। जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जैसे कि नर्मदा और तापी, ये देखिए नर्मदा और तापी दोनों लंबी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है, जबकि पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां, इनका उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट से होता है। और साथ ही महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। और ये चारों की चारों नदियाँ कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और दिशा क्या होती है इनकी? पूर्व दिशा होती है। आप देख सकते हैं मानचित्र में, ये देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। लिखेंगे आप इसे बच्चों। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। और महानदी भी पूर्व की ओर बहती है, यानी महानदी का उद्गम
पश्चिमी घाट से नहीं हुआ है बल्कि दंडकारण्य पठार से हुआ है। अगला अंतर देखते हैं। ये नदियाँ क्या बनाती है? ज्वर नदमुख बनाती है। जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, डेल्टा नहीं बनाती है। ज्वर नदमुख का विपरीत क्या हुआ? डेल्टा को नहीं बनाना। ये नदियाँ सीधे ही समुद्र में अपना जल गिरा देती है, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ये देखिए डेल्टा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। समुद्र में प्रवेश करते समय पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां होती हैं अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। डेल्टा कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, यानी कि कठोर चट्टानी क्षेत्रों से होकर बहती है, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो कम गहरी घाटियों से होकर बहती है। इसके अलावा जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, इनकी अपवाह द्रोणी अपेक्षाकृत छोटी होती है, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की जो अपवाह द्रोणी होती है वो बड़ी होती है। बच्चों ये देखिए ज्वर नदमुख, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये देखिए ज्वर नदमुख मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। और देखिए ये है डेल्टा। तो जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं वो किस प्रकार से, देखिए समुद्र में गिरने से पहले, ये देखिए समुद्र में गिरने से पहले कितनी सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो सीधे ही अपना जल किस में गिराती है? समुद्र में गिराती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, आप इसे याद ज़रूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? बच्चों जल ही जीवन है, हम बार बार ये सुनते हैं, इसलिए नदियाँ नहीं होगी तो हमारे जीवन की दैनिक कार्य, औद्योगिक क्रियाकलाप सारे के सारे ठप हो जाएंगे। नदियों से हमें जल विद्युत, मत्स्य व्यवसाय और तो और जो बाढ़ के मैदान होते हैं उनसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र भी प्राप्त होता है। तो लिखेंगे इसके बारे में बच्चों। अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का महत्व नोट करेंगे। नदियों से हमें पीने के लिए पानी, घरेलू कार्यों के लिए और सिंचाई के लिए भी जल मिलता है। अगला पॉइंट है, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नदियों द्वारा सिंचाई का बहुत महत्व है, यानी कि किसान मॉनसून पर निर्भर नहीं रहेगा। अगला पॉइंट है, नदियाँ गाद और तलछट को बहाकर लाती है, जो बाढ़ के मैदानों को उपजाऊ बनाती है और देश को उपजाऊ भूमि भी प्रदान करती है। तो बच्चों अगला पॉइंट बनाते हैं हम इसका। नदियाँ क्या कार्य करती है? अपशिष्ट को गला देती है या फिर उसे बहाकर भी ले जाती है, यानी हमारे जो आसपास के क्षेत्र की जो गंदगी होती है, नदी कितना अच्छा कार्य करती है, यानी कि उस गंदगी को अपने साथ आगे ले जाती है और अपने क्षेत्र की सफाई भी हो जाती है। अगला बिंदु लिखेंगे, नदियों के साथ साथ औद्योगिक विकास होता है, क्योंकि अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि शीतलक और जल विद्युत उत्पादन में। बच्चों जो नदी का जल होता है वो हमारे दैनिक जीवन में ही नहीं बल्कि औद्योगिक क्रियाओं को संपादित करने में भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट बनाते हैं बच्चों, नदियाँ जो होती है वो परिवहन के साधन और अंतर्देशीय जल मार्ग को उपलब्ध करवाती है, यानी इनसे हम नौकायन भी कर सकते हैं और जहाज़ों की भी आवाजाही हो सकती है। अगला पॉइंट है, नदियों के पास तटीय नगरों के साथ साथ मनोरंजन, पर्यटन, प्रोत्साहन और मत्स्य व्यवसाय भी विकसित हो जाते हैं। अब आप बात कीजिए प्रयागराज की, यानी कि इलाहाबाद, वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, तो पर्यटन की दृष्टि से वो क्षेत्र बहुत आगे बढ़ चुके हैं और तो और धार्मिक स्थलों के रूप में भी उनकी पहचान स्थापित हो जाती है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा मानचित्र कौशल संबंधी प्रश्न। देखते हैं बच्चों, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए और उनके नाम भी लिखिए। तो बच्चों आप एक खाली मैप ले लीजिए और उसके अंदर इन सब नदियों को मेरे साथ साथ अंकित करते रहिए।
बच्चों जो मानचित्र संबंधी प्रश्न होते हैं वो बहुत आसान होते हैं और आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहायक होंगे। ये देखिए बच्चों, पहली नदी क्या पूछी गई है? गंगा नदी। तो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र याद है आपको? ये देखिए, यहाँ से अलग भागीरथी और अलकनंदा के साथ ही गंगा नदी का उद्गम हो जाता है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बहुत थोड़ा सा क्षेत्र झारखंड का इससे लगता है और ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा बांग्लादेश में, उसे हम यहाँ पर अभी अंकित नहीं कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में ये भागीरथी के नाम से प्रवेश कर जाती है। अगली नदी है हमारी सतलज नदी। ये देखिए, सतलज नदी का क्षेत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और ये भारत में प्रवेश करते हुए पांचों नदियों का जल लेते हुए ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो तीसरी जो नदी है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बच्चों, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है और ये भी एक भ्रंश घाटी से बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में दामोदर नदी का जल गिरता है, लेकिन सीधे नहीं बल्कि हुगली नदी में गिरने के पश्चात उसके माध्यम से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ है बच्चों? ये देखिए बच्चों, जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ की ये मुख्य नदी है और इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से हुआ था। और ये देखिए आप, कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बहते हुए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अगली नदी है नर्मदा नदी। ये देखिए बच्चों, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और यह है पूर्व से पश्चिम की ओर अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। अगली नदी है हमारी तापी नदी। तापी नदी, इसका उद्गम भी प्रायद्वीपीय पठार से होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है और यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। तो बच्चों नोट कर रहे हैं ना आप मेरे साथ साथ? अगली नदी है महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर दंडकारण्य पठार है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से बहते हुए कटक के निकट एक डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अगली नदी है दिहांग नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगली नदी है दिहांग नदी। दिहांग किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। बच्चों, ब्रह्मपुत्र के 4 नाम थे, यानी अलग अलग स्थानों पर उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि तिब्बत में उसे हम सांगपो कहते हैं और जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग नदी। तो यदि आपको दिहांग का बहाव क्षेत्र बताने के लिए बताया जा रहा है तो आप कहाँ बताएंगे इसे? अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आप इसका क्षेत्र क्या बताएंगे? बिल्कुल यही, जो ब्रह्मपुत्र की लोकेशन है उसी को आपको दिहांग नदी के क्षेत्र के रूप में बताना है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए और उनके नाम भी लिखिए। बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब आपको ये रट चुका होगा। तो बच्चों, इसका उत्तर ढूंढते हैं। ये देखिए, जो पहली झील हमें पूछी है उसका नाम क्या है? चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। ये देखिए, पूर्वी तट पर। तो इसकी लोकेशन भी आप यहाँ पर अंकित कर लीजिए। अगली झील हमें पूछी है सांभर झील। ये कहाँ है? राजस्थान राज्य में, जयपुर जिले में। वूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ये देखिए, वूलर झील को भी अंकित कर लीजिए। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये रही इसकी लोकेशन। लिख रहे हैं ना आप मेरे साथ साथ? अगला नाम आता है कोलेरू का, और कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कृष्णा और गोदावरी नदी के जो डेल्टा हैं उनके मध्य में कोलेरू का स्थान है। ये देखिए, तो बच्चों
ये तो थे मानचित्र कौशल संबंधी सवाल जो आपने बहुत अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा तीसरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगले भाग में हम मिलेंगे अध्याय 4 के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।